अब यह है कि पाकिस्तान भी इस युद्ध में टूट पड़ा है, यानी मिडिल ईस्ट से बढ़ के इस तरफ भी मामला आ रहा है, साउथ एशिया की तरफ। के जो वहाँ पे अटैक किया था ईरान ने, उसकी जवाबी कार्रवाई में बताया जा रहा है, जो पाकिस्तान की मीडिया अनाउंस कर रही है कि पाकिस्तान ने भी ईरान के टेररिस्ट पर अटैक किया है। क्या कहना इस पर? देखिए, ये एक नया आयाम आ गया है इस पूरे क्षेत्र में। अभी तक जो था ईरान का सारा कंसंट्रेशन जो था वो इराक या दूसरे ठिकानों पे था, जहां पे आतंकी हमले उसके ऊपर हो रहे थे, ईरान का ये कहना है। अब यह है कि पाकिस्तान भी इस युद्ध में टूट पड़ा है, यानी मिडिल ईस्ट से बढ़ के इस तरफ भी मामला आ रहा है, साउथ एशिया की तरफ। पाकिस्तान का कहना ने जो अभी अटैक किया है उसके कई कारण नजर आते हैं। पहले सबसे बड़ी बात ऐसा लगता है कि जैसे कि ये जानबूझ के पाकिस्तान ने इस समय छेड़खानी की है ईरान को, ताकि इंगेज कर ले अपने बॉर्डर पे या इस साइड में, ताकि वो एक कोई बड़ा रोल वेस्ट एशिया में न देने पाए रोल, ऐसा लगता है। इस अटैक से जो है, एक तो दूसरी बात ये कि वो पाकिस्तान की एक साजिश ये भी नजर आती कि वो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट को ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है कि शिया ईरान, सुन्नी पाकिस्तान, और अपने को मजलूम दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कल के अटैक में 2 बच्चे मरे और एक लड़की, छोटी बच्ची का देहांत हुआ है। इस तरह की बातें पहले भी हम सुन चुके हैं और देखते रहते हैं बराबर, कि जब भी इस तरह की कोई बात होती है, खासतौर से इजराइल या उसके खिलाफ, तो हमेशा कोई ना कोई देश इस तरह की हरकतें करता है। कहाँ तक होगा ये मुझे नहीं समझ में आता। ईरान, मुझे नहीं लगता कि इस समय चाहेगा कि ये झगड़े आगे बढ़ें। उसकी कोशिश ये होगी कि फौरन ही इसको वहीं पे डिफ्यूज करने की बात करेगा। ईरान का कहना यह है कि उसने जो अटैक किया था वो एक ईरानी इथनिक बल्लोच ग्रुप है जो कि पाकिस्तान में शेल्टर करता है और वहां से आके ईरान के अंदर इस तरह के आतंकवादी गतिविधियां कर रहा था, जिसमें उसके कई पुलिसकर्मी और सैनिक जो है उनकी हत्याएं उन लोगों ने की थी। पाकिस्तान ने जिस समय अटैक किया है उसका कहना यह है कि ये जो 2 ठिकानों पे किया है, ये दोनों ठिकाने जो थे ये पाकिस्तानी इथनिक बल्लोच मिलिटेंट ग्रुप्स के थे जिनको उसने टारगेट किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान की कोशिश इसी तरह की होगी कि ईरान को इंगेज करे, अपने को एक सुन्नी अरब देश का लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश होती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। जो वो चाह रहा है वो होना मुश्किल है, इसलिए कि ईरान की छवि पश्चिम एशिया में इस समय बहुत बढ़ी हुई है, क्योंकि उसका सीधा कन्फ्रंटेशन इजराइल से है और अरब वर्ल्ड में इस वक्त इस्लामिक आइडेंटिटी से ज्यादा अरब आइडेंटिटी यानी नेशनलिज्म ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है, खासतौर से जब से हमास का अटैक हुआ है इजराइल के अंदर। उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि वहां पे धरना, प्रदर्शन या इस किस्म के जितने भी हो रहे हैं, अरब यूनिटी, अरब नेशनलिज्म की बात वहां पे की जा रही है। क्या होगा, हमको थोड़ा समय लगना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। देखना यह है कि क्या ये वार आगे एस्केलेट करती है या यहीं पर रुकती है। लेकिन मैं समझता हूं कि ईरान की पूरी कोशिश ये होगी कि इसको तुरंत बातचीत के माध्यम से मसले को यहाँ पे रोकने की। सर, एशिया के अंदर जो मुल्क हैं, ये जो भारत के पड़ोसी मुल्क हैं, जिनमें 2 में इस तरह की टेंशन चल रही है, अगर ये वार आगे बढ़ता है तो इसमें भारत का पर इस पे कितना असर पड़ेगा इस चीज का? देखिए, भारत जो है वो नहीं चाहता कि कहीं भी जंग आगे बढ़े। भारत का कहना यह है कि उसने युद्ध का काल जो है वो समाप्त हो गया है और वो उसकी एडवाइस इनफैक्ट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को भी यही थी। फिर उसके अलावा उसने और भी तमाम देशों को वो एडवाइस करता है कि मसले बातचीत से होने चाहिए। वो इजराइल से भी कि
भी आतंकवाद के भी खिलाफ है। भारत नहीं चाहता कि आतंकवाद किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े। उसने जो इसराइल पे अटैक हुआ था हमास का, उसको भी कंडेम किया था, लेकिन साथ में ये था कि जो इसराइल के रिटेलिएशन था गाजा पट्टी में, उस समय इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी उनको प्रदान की थी। तो इंडिया चाहता है इंडिया के अमन शांति क्षेत्र में बनी रहे, इसलिए कि अगर जंग बढ़ती है तो सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो होती है वो एक तो लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ होता है कि बहुत से बेगुनाह लोग मरते हैं, और दूसरी बात ये कि सारा ट्रेड ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, उसमें ट्रेड डिस्टर्ब हो जाता है, और ट्रेड डिस्टर्ब होने के मतलब ये है कि ऑयल की सप्लाई भी खतरे में आ जाती है। तो भारत चाहता है कि चाहे जो भी जंग हो रही है उसको बातचीत के मसलों से हल करें, जंग आगे न बढ़ने पाए। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान या आतंकवादियों को पनाह देता है, और बलूचिस्तान और ईरान की जो सीमा है वो एकदम पास में है, और जो बलूच के जो मिलिटेंट्स है उनका एक ग्रुप है आतंकवादियों का, जैश अल अदल। तो इस आतंकवादी ग्रुप ने ईरान के सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कुछ दिनों पहले यह हमला किया था और उनको मारा था। तो नेचुरली ईरान अब इसकी जवाबी कार्रवाई तो डेफिनेटली करेगा। तो ईरान ने ड्रोन्स और मिसाइल्स के द्वारा पाकिस्तान को हिट किया। अब पाकिस्तान अगर आतंकवादियों को पनाह देता है, पाकिस्तान अगर दूसरे देशों में घुसकर अगर आतंकवादी हमले करता है, पाकिस्तान खुद ये स्टेबल कंट्री नहीं है, तो उसको ये सारी चीजें भुगतनी पड़ेंगी कि बाकी के उनके मित्र राष्ट्र ही उनके ऊपर इस प्रकार के हमला करे। और फिर उसकी जवाबी कार्रवाई में आज की खबर ऐसी है कि पाकिस्तान हमला कर रहा है। इस पीछे का पूरा जो सिनारियो है वो सिनारियो ऐसा है कि पाकिस्तान खुद ने आतंकवादी तैयार किए हैं, और वो खुद आतंकवादी तैयार किए हुए जो है वो अभी पाकिस्तान को हानि पहुंचा रहे हैं। बलूच लिबरेशन फ्रंट और ये बलूच लिबरेशन आर्मी जो है, जो ईरान में जिसके बेसिस हैं, तो यहां पर पाकिस्तान ने आज एयर स्ट्राइक्स किए, ऐसी उनकी खबर है। अब यहां पर आप खुद के जो बलूच के जो लोग हैं, बलूचिस्तान ये पाकिस्तान का ही हिस्सा है, तो पाकिस्तान अगर खुद के देश का हिस्से को अगर डिफेंड नहीं कर सकता तो वो आगे क्या ही करेगा। दूसरी चीज ऐसी कि अगर ईरान ने जब मिसाइल छोड़े थे तो पाकिस्तान की एयर डिफेंस ये कहां पर थी? पाकिस्तान की एयर डिफेंस ने उन्हें जवाबी कार्रवाई देनी चाहिए थी और इन मिसाइल्स को रोकना चाहिए था, बट देन ऐसा नहीं हुआ, और पाकिस्तान की एयर डिफेंस जो है वो टोटली इनइफेक्टिव है, और इसका मतलब कि पाकिस्तान की सेना ये सीमा के ऊपर सो रही थी। ईरान और पाकिस्तान के बीच ये जो अभी हाल ही में हम देख रहे हैं लड़ाई और इस प्रकार की जो करतूतें हैं, ये जो है ये होनी ही थी, क्योंकि पाकिस्तान ये सुनने वाला राष्ट्र नहीं है, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, ये ऐसी हरकतें ये करता रहेगा। और सारे जो पड़ोसी देश है उन सारे पड़ोसी देशों को अब जाग जाना चाहिए, और पूरी दुनिया को जाग जाना चाहिए कि पाकिस्तान जैसा आतंकवादी को पनाह देने वाले राष्ट्र को हमने तुरंत बहुत बड़ा सबक सिखाने की जरूरत है।